हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज हम कवर करेंगे जीएसटी के ऊपर एक चैप्टर। ठीक है, मुझे लगता है जिनका पेपर अब 4 तारीख को है वो तो अब मेरे ख्याल से यूट्यूब नहीं देख रहे होंगे या मेरे चैनल पे कुछ पढ़ने तो नहीं आएंगे। ठीक है, फिर भी यूट्यूब का एल्गोरिदम है, एक चैप्टर जीएसटी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डाल देता हूँ। जो आगे के लिए, जो इस साल के एग्जाम में अपीयर नहीं हो रहे हैं, जो अभी भी ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं, मुझे लगता है कुछ लोग वैसे भी हैं जो मेरा चैनल देखते हैं, उनके हित के लिए और आने वाले समय के लिए यूट्यूब में जो भी आप वीडियो डाल दो वो तो हमेशा के लिए रह ही जाती है। हम जीएसटी काउंसिल के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज पढ़ेंगे। ठीक है, जीएसटी काउंसिल पे बहुत ही आसान है कि सवाल आ जाए। ठीक है, जीएसटी पे एक या दो सवाल तो आएंगे ही। जीएसटी एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है और इसको लेके बहुत बात इस समय भी हो रही है। एक बहुत बड़ा एक विवाद भी चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अभी सरकार के पास पैसे की तंगी है, जीएसटी के पैसे की का बंटवारा कैसे हो, सरकार स्टेट्स को कैसे मुआवजा दे वगैरह। इसलिए जीएसटी हमेशा, आप ऐसा समझिए, फैशन में रहती है, न्यूज़ में रहती है, उस पर बिल्कुल क्वेश्चन आ सकते हैं। और यूपीएससी में ना सही, दूसरे स्टेट पीएससीज में, दूसरे बैंक वगैरह के एग्जाम में भी जीएसटी पर बिल्कुल सवाल आ सकते हैं। तो चलिए, ये छोटा सा चैप्टर है, हम लोग फटाफट में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। ये जो काउंसिल है, देखिए क्या बता रहे हैं। 101st अमेंडमेंट हुआ था एक्ट ऑफ 2016। इसमें क्या हुआ था? इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टैक्स रेजिम। हमारे देश में टैक्स की व्यवस्था पूरी बदल दी गई थी, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ठीक है, स्मूथ और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इस टैक्स के लिए अगर आपको करना है तो एक सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होने की आवश्यकता थी। इसको, ये कैसे सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए अमेंडमेंट करवाया गया टू इस्टेब्लिश द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल या जीएसटी काउंसिल। ठीक है, यानी जीएसटी जो पूरी व्यवस्था है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके जरिए होगा? जीएसटी काउंसिल के जरिए होगा। अच्छा, जीएसटी काउंसिल के जरिए क्यों होगा? प्रधानमंत्री पीएमओ से हो सकता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से हो सकता था, नहीं, पर बात क्या है कि स्टेट्स के जो फाइनेंशियल राइट्स हैं वो भी जीएसटी टैक्स के द्वारा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के द्वारा असर्व कर लिए गए हैं। यानी राज्यों के अधिकारों की बात भी जीएसटी में होनी चाहिए, यानी उनका भी एक से होना चाहिए इस पूरे मामले में। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में अपनी मिनिस्ट्री से काम नहीं चला सकती। इसके लिए क्या हुआ कि जब राज्यों से उनके टैक्स लगाने के, मनमाने टैक्स लगाने के अधिकार छीन लिए गए, तो राज्यों ने कहा कि भाई हमारी आमदनी पे इससे असर पड़ेगा, जाहिर बात है। तो ये टैक्स कैसे लगाया जाए, किस तरीके से लगाया जाए, कितने लगाया जाए, तो इस पर हमारा तो से होना चाहिए ना। तो इसके लिए जीएसटी वाले एक्ट में ही ये प्रोविजन रख दिया गया कि जीएसटी के मामलों पे फैसले जो लेगा एक जीएसटी काउंसिल सेपरेटली लेगा, जिसमें राज्यों का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 279A कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दिया गया। इस आर्टिकल से क्या हुआ कि प्रेसिडेंट को एम्पावर कर दिया गया। ठीक है, कौन जीएसटी काउंसिल को सेटअप करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक जीएसटी काउंसिल बाय एन ऑर्डर, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जीएसटी काउंसिल वो सेटअप करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 279A1 says that the president shall within 60 days from the commencement of the constitution 101st Amendment Act 2016 by order constitute a council to be called the Goods and Services Tax Council। ये उन्होंने, ये पूरा ऑर्डर था। ठीक है, ये पूरा अमेंडमेंट था। इसके बाबत फिर राष्ट्रपति जी ने 2016 में एक ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके जरिए उन्होंने इसको काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया 15 सितंबर को। ठीक है, अब इस काउंसिल की जो सेक्रेटेरिएट है, इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, कोई आपसे पूछ सकता है। जैसे तो नॉर्मली गेस मारने के लिए सब दिल्ली मारेंगे, जिनको पता नहीं भी है। यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द काउंसिल। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में 5 डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें से एक डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी, ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द काउंसिल। एक्स ऑफिशियो मतलब बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, यानी कि उस दफ्तर में, उस पद पर जो भी बैठेगा वो इस काउंसिल का सेक्रेटरी होगा। ऐसा नहीं, मान लीजिए XYZ पांडे वो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, उनको सेक्रेटरी, तो वो जीएसटी काउंसिल का सेक्रेटरी भी उनको अपॉइंट किया गया। अब XYZ पांडे वहां से हट के डिफेंस मिनिस्ट्री में चले गए, मान लीजिए, ऐसा होता तो नहीं है, मान लीजिए, तो PQR शर्मा आ गया वहां पर। तो अब XYZ पांडे अभी भी सेक्रेटरी नहीं रहेंगे। अब जो PQR पांडे आ गए हैं, अब वो सेक्रेटरी रह जाएंगे उस काउंसिल के। जो भी रेवेन्यू सेक्रेटरी होगा हमारे देश का, वो जीएसटी काउंसिल का भी सेक्रेटरी होगा। ठीक है, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमने बात की अभी। अब इसका विजन क्या है और मिशन क्या है? विजन और मिशन क्या होते हैं? विजन यानी दुनिया में आप क्या बनना चाहते हैं, और मिशन कि आप क्या करना चाहते हैं उस विजन को अचीव करने के लिए।
ठीक है, जैसे आपका विजन है कि मैं अपने जीवन में एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूँ, तो आपका मिशन क्या है? एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए पहले मैं एक सफल आईएएस ऑफिसर या एक सफल ब्यूरोक्रेट बनना चाहता हूँ, ठीक है, चाहता हूँ या चाहती हूँ। वैसे ही इसका हर किसी का ये विजन और मिशन जो है मैनेजमेंट के फंडे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंडे हैं। तो while discharging its functions, the council is to be guided by the need for a harmonized structure of GST। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर किस तरह के रेट लगेंगे, किस प्रोडक्ट को किस तरह के रेट लिस्ट में शामिल किया जाएगा, इसके लिए बहुत इसमें डायलॉग की, बहुत नेगोशिएशन की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक तरह का हार्मोनाइज्ड यानी ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया जाए जीएसटी का जिसमें अधिकतर लोगों को फायदा हो और बाकी लोगों को जिनको नुकसान भी हो रहा है कम से कम नुकसान हो। ठीक है, तो एक इनका टारगेट क्या था, विजन क्या था? द हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये कैसे परफॉर्म करेगा, ये जीएसटी काउंसिल कैसे बैठेगी, इनके फैसले क्या मेजॉरिटी से होंगे कि यूनानिमिटी से होंगे, क्या क्या होगा, ये सब इनको खुद ही तय करना था। इसके लिए विजन क्या था, देखिए कि इनका विजन है टू इस्टेब्लिश द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरेशन इन द फंक्शन ऑफ द काउंसिल। ठीक है, यानी कि इनको ये बात बताई गई है कोऑपरेटिव फेडरेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है कि लोग वाह वाह कर उठे देख के कि यहाँ पर भाई अलग अलग राज्यों, केंद्र और राज्यों के बीच में कितना ज्यादा सामंजस्य है, कितना ज्यादा कोऑपरेशन है, लोग कहें कि देख के ही दिल खुश हो गया। यही स्टैंडर्ड है कोऑपरेटिव फेडरेशन का। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो नमूना हमने इस जीएसटी काउंसिल में देखा, वैसा हमने दुनिया में और कहीं नहीं देखा है। ये विजन है जीएसटी काउंसिल का। इसको वो कैसे अचीव करेंगे? बाय अ प्रोसेस ऑफ वाइडर कंसल्टेशन, एक जीएसटी स्ट्रक्चर बनाएंगे विच इज आईटी ड्रिवन एंड यूजर फ्रेंडली। ठीक है, तो दुनिया में मैंने बताया बनना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। विजन है बनना ये चाहते हैं, मिशन करना ये चाहते हैं। तो करना क्या चाहते हैं, एक जीएसटी स्ट्रक्चर बनाएंगे, वाइडर कंसल्टेशन, वाइडर मतलब यानी केंद्र और राज्यों के बीच में तो कंसल्टेशन होगा ही होगा, पर जीएसटी स्ट्रक्चर को इवॉल्व करने के लिए वो उसके बाहर भी कंसल्टेशन करेंगे, इसीलिए वाइडर कंसल्टेशन। ठीक है, तो एक जीएसटी स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको कि प्रॉपर आईटी का इस्तेमाल किया जाएगा और यूजर फ्रेंडली रखा जाएगा। यूजर फ्रेंडली होना इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश भर में अब बिजनेसमैन है, कितने पढ़े कितना नहीं पढ़े, कितने टेक्स सेवी हैं कितने टेक्स सेवी नहीं है, आपको पता नहीं। अब जब जबरदस्ती उनके जी का जंजाल एंड अल्बेट्रॉस अराउंड देयर नेक आप मत बना दीजिए जीएसटी स्ट्रक्चर को, है ना, अंग्रेज सरकार जैसा कुछ मत काम कर दीजिए यहाँ पे, ये बात है। कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल, देखिए इस काउंसिल में कौन कौन रहेगा। काउंसिल जो है ये है एक जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स और इसके फॉलोइंग मेंबर्स होते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है इसके चेयरपर्सन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ, ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है। सबसे पहली बात तो यही आपको याद रहनी चाहिए। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, देखिए बिल्कुल कोई गेस नहीं कर पाएगा, ये बहुत ही सिंपल सी बात नहीं है। एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं मंत्रालय में जो कि रेवेन्यू के इंचार्ज होते हैं, एक कोई फाइनेंस का इंचार्ज होता है, तो उनमें से किसी भी एक को इसका मेंबर रख दिया जाएगा। फिर जो भी मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस वो टैक्सेशन होता है या एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भेज सकते हैं या किसी भी मंत्री को स्टेट गवर्नमेंट भेज सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने का कि हर स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर को भेजे ऐसा नहीं है। हालांकि लॉजिकल बात यही होगी, पर कोई भी कारण हो सकता है कि कोई बात अगर किसी स्टेट को फोर्सफुली इस काउंसिल में रखनी है तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर अपने जो भी एकदम बहुत ट्रस्ट वर्दी उनके एसोसिएट हैं, उनका जो एकदम राइट हैंड व्यक्ति है उसको भेज सकते हैं, है ना, किसी को भी, या कोई इस मामलों का एक्सपर्ट है, फिलहाल कोई और मंत्रालय देख रहा है तो उसको भेज सकते हैं, उनको ये छूट है। ठीक है, तो ये 3 मेंबर होते हैं, 3 तरह के मेंबर होते हैं उसमें। तो मेंबर ऑफ द काउंसिल फ्रॉम द स्टेट्स हैव टू चूज वन अमॉन्ग्स देमसेल्फ टू बी वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। चेयरपर्सन तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, एक वाइस चेयरपर्सन रहेगा किसी राज्य का मंत्री। ठीक है, तो एक तरह से देखिए फिर यहाँ पे फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक नमूना आपको देखने को मिल रहा है कि चेयरमैन अगर केंद्रीय सरकार के मंत्री हैं तो एक वाइस चेयरमैन बनवा दिया जा रहा है राज्यों से। ठीक है, और ये काउंसिल से बाकी जो राज्यों के मंत्री आए हुए हैं वो अपने में ही उसका टर्म भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई फिक्स्ड टर्म नहीं दिया गया है। अब यूनियन कैबिनेट, अच्छा ये भी तो नहीं बताया गया कि जो चेयरपर्सन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उनका क्या टर्म ऑफ ऑफिस है। तो बेसिकली उनका कोई टर्म ऑफ ऑफिस नहीं है, वो जब तक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे तब तक वो चेयरपर्सन रहेंगे। ठीक है, अच्छा हमने मिस कर दिया ना उसके बाद फिर बाकी का पॉइंट। यूनियन कैबिनेट ये भी डिसाइड करता है, ऑल्सो डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि
to include the chairperson or of the Central Board of Excise and Customs as a permanent invitee non-voting। ठीक है, तो देखिए यहाँ पूरा मामला ही जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक्साइज और कस्टम्स, इसके जो सेंट्रल बोर्ड के जो चेयरपर्सन है उनको परमानेंट इन्वाइटी रखा गया है कि एक्साइज पे और कस्टम्स पे हम जो इस तरह के टैक्स लगा रहे हैं उनका क्या असर पड़ेगा, इन सब बातों पर अपना मत रखने के लिए, ये जानना भी बहुत जरूरी है, अपना मत रखने के लिए उनको परमानेंट इन्वाइटी बना दिया गया है। यानी वो काउंसिल के मेंबर नहीं है, ध्यान रखिए, ही इज अ परमानेंट इन्वाइटी। वो इसके प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेते हैं बाय इन्विटेशन। बस बात यह है कि उन्हें हर मीटिंग के लिए इन्विटेशन भेजने की जरूरत नहीं है। ही इज अ परमानेंट इन्वाइटी टू ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द काउंसिल एंड ही कांट वोट, ही इज नॉन वोटिंग। क्योंकि इसमें सारे मतलब वो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी को छोड़ के, रेवेन्यू सेक्रेटरी नहीं है आई थिंक, इसमें मंत्री ही है ना, सारे मंत्री हैं, सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इसमें, करेक्ट, सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उसमें अलग से एक सीबीईसी को आप मेंबर नहीं बना सकते, थोड़ा ऑड हो जाएगा। उनको यहाँ पर मीटिंग में बुलाया जाता है, वो वोट नहीं कर सकते। अगला देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। इनके सारे फैसले काउंसिल के जो है इनकी मीटिंग्स में लिए जाते हैं। पहले तो इसका आप कोरम देख लो, कम से कम आधे लोग प्रेजेंट रहने चाहिए। कोरम यानी कम से कम इतने लोग अगर प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो मीटिंग आप कन्वीन नहीं कर सकते। ये नहीं कि 4 स्टेट से लोग बुला के, मान लीजिए किसी पार्टी की सरकार है, उनके कई फैसलों से राज्य की सरकारें नाराज हैं, तो उन्होंने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया है। उस पार्टी ने कह दिया कोई बात नहीं, 4 राज्यों में हमारी सरकार है, वहां से तो लोग आएंगे ही, उनको लेकर ही हम फैसले पे फैसले लेते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए कोरम ही ऐसा रखा गया है कि कम से कम आधे राज्यों के लोग आए। जैसे कि कई राज्य के मामलों पे जब पार्लियामेंट कानून बनाती है तो उसे आधे या उससे ज्यादा राज्यों से रेटिफाई करवाना पड़ता है। एक तरह से उसी फिलॉसफी को यहाँ भी माना जा रहा है। ठीक है, इनका जो भी फैसला होता है ये मेजॉरिटी से लिया जाता है, लेकिन 3/4 मेजॉरिटी से लिया जाता है। उसमें भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एट द मीटिंग। वेटेड वोट्स का मतलब सबके वोट का बराबर वेट नहीं है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अकेले 1/3 वोट होती है। मतलब मान लीजिए वहां पर अगर 100 लोग प्रेजेंट हैं, 100 लोग तो प्रेजेंट नहीं होंगे, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, तो 33 वोट्स अकेले सेंटर के हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही वोट देगी, पर उनका वो एक वोट 33 गिना जाएगा। समझ रहे हैं? सलमान खान का वो फिल्म जो थी तेरे नाम, उसमें डायलॉग था कि मारूंगा 10 और गिनूंगा 1। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वोट देगी 1, पर उसको गिना जाएगा 33। ठीक है, बाकी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं उनका वोट जोड़ के उसको 2/3 माना जाएगा। ये वेट निकाला गया है। ठीक है, तो 0.33 मल्टीप्लाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट एंड 0.66 मल्टीप्लाइड बाई स्टेट गवर्नमेंट्स के सारे वोट। अब इनका जो प्रोसीडिंग है वो इनवैलिड हो जाएगा किस ग्राउंड पे? अगर एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल। अगर काउंसिल में कोई वैकेंसी है, आप उसकी मीटिंग नहीं बुला सकते, या कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी गलत आदमी को वहां मेंबर बना दिया गया है जिसको नहीं बनाना था, इस टाइप की कोई चीज है। ठीक है, एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, इसमें या कोई भी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी होगी काउंसिल की। ठीक है, जो केस के मेरिट को अफेक्ट नहीं भी करेंगे, इसके बेसिस पे ये इनवैलिड नहीं होगा, विल नॉट बिकम इनवैलिड। ठीक है, क्योंकि क्या होगा देखिए, इन सब ये इतने सामान्य से मामले हैं कि कोई भी इन मामले को लेके कोर्ट में पहुंच जा सकता है और चैलेंज कर दे सकता है। अरे ये व्यक्ति तो उसका मेंबर बनने के योग्य ही नहीं था, अरे ऐसा हो गया था, अरे प्रोसीजर में तो उस दिन इस चीज के समय पे ये वाला बात बोल दिया गया था जो कि नहीं बोला जाना चाहिए था। इस तरह की चीजें कोई घूमते फिरते बोलते रहेगा और वो फैसले नहीं ले पाएगी। इस बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए किया गया है कि टैक्स यानी पैसे का मामला है। देखिए, पैसों के मामले को इंपॉर्टेंस दी जाती है हमेशा, हम भी देते हैं, दुनिया में हर जगह दी जाती है, उसके लिए ये सब है। ठीक है, फंक्शन ऑफ द काउंसिल, अब इनका फंक्शन क्या है देख लेते हैं। टैक्स, सेस और सरचार्ज जो भी सेंटर द्वारा लेवी किया जाएगा, स्टेट द्वारा या लोकल बॉडी द्वारा, जो कि जीएसटी में मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो काउंसिल जो है इन मामलों में रिकमेंडेशन देगा कौन कौन से जीएसटी में मर्ज हो जाएंगे। जो भी मामले, सब तो मर्ज होंगे ही, उनमें ये लोग देंगे रिकमेंडेशन। ठीक है, फिर कौन से गुड्स और सर्विसेज हैं जो जीएसटी में शामिल किए जाएंगे, किनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जीएसटी लॉज। ठीक है, कुल मिला के यार देखो, जीएसटी से संबंधित सारे मामले यहीं तय हो रहे हैं। ठीक है, पढ़ लो इसको। या तो जम्मू कश्मीर वाला क्या मामला है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, उन्होंने जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया है। ठीक है, और लद्दाख को अलग से यूटी बना दिया है। चलिए, इसमें
इन स्टेट्स के नाम क्यों दिए गए हैं, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है। किन किन राज्यों के लिए, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, यानी 7 जो सिस्टर स्टेट्स हैं, जितने भी हिल स्टेट्स हैं ना, नॉर्थ ईस्ट के और हिल स्टेट्स हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। तो उनके लिए ये काउंसिल फैसला कर इन्होंने किया है। ठीक है, जीएसटी के संबंधित कोई भी अदर मैटर, जो भी मामला है, सब काउंसिल में तय होता है। ठीक है साहब, और क्या फंक्शन है इनके, ये डेट बताएंगे जिसपे जीएसटी में भी लेवीड ऑन पेट्रोलियम क्रूड। अभी तक इन सब चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगती है। ठीक है, पेट्रोलियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, यानी पेट्रोल, नेचुरल गैस वगैरह, इन सब पे नहीं लगता है। किसी एक तारीख से हम लगाना चालू करेंगे, वो जीएसटी काउंसिल तय करेगी। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट है इसके रिकमेंडेशन या इम्प्लीमेंटेशन को लेके, तो काउंसिल एक मैकेनिज्म बनाएगा कि इस डिस्प्यूट को कैसे एडजुडिकेट किया जाए, इस पर कैसे फैसला किया जाए। ठीक है, डिस्प्यूट यानी सेंटर और एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, या सेंटर और एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर देन अदर स्टेट्स ऑन दी अदर साइड। ठीक है, एक साइड में सेंटर और कुछ स्टेट्स हैं, यानी वही वो पार्टी जिसकी सरकार है, उस पार्टी वाले राज्य सरकार एक साइड हो जाएंगे और बाकी जितनी पार्टियां दूसरे साइड में हो जाएंगी। तो उनके बीच में अगर डिस्प्यूट होगा तो जीएसटी काउंसिल के अंदर ही कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, या दो राज्यों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो काउंसिल हैज टू रिकमेंड द कॉम्पेंसेशन टू द स्टेट्स फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। ठीक है, जो स्टेट्स का तो लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ इनिशियली, एटलीस्ट जब पूरा टैक्स वो नहीं लगा पा रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय कर दिए टैक्स रेट्स। वो क्या पता बहुत हाईफाई टैक्स लगाए होंगे उनके राज्य में जो प्रोडक्ट ज़्यादा पैसे कमाता है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से रेट उसका कम लगा दिया, तो इनका तो पैसा चले गया। तो इसके लिए जो शॉर्टफॉल हो गया पैसे का, तो सेंटर इनको कॉम्पेंसेट करेगा। ठीक है, तो ये लोग रेकमेंड करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काउंसिल तय नहीं करेगा कि कॉम्पनसेशन कैसे दिया जाना है। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ही दिया जाना है। ऐसा माना जाएगा कि 5 साल के बाद यार तब तक अपना रेवेन्यू आप संभाल लेना उसके बाद। ठीक है, ये लोग रेकमेंड करेंगे, इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कॉम्पनसेशन। समझ गए? तो ये 2017 में पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दिया, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 के तहत। ठीक है, तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया। अगर आप देने वाले हैं यूपीएससी, भाई आपको बहुत सारा ऑल द बेस्ट। कोरोना से संबंधित पूरी प्रिकॉशंस लेके चलिएगा। एग्ज़ाम है, करियर है, जो भी है, आपके स्वास्थ्य से, आपकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। ठीक है, तो चलिए अच्छे से तैयारी करिए अपनी, 8 घंटे सोइए। अब लास्ट मोमेंट में मेरे ख्याल से सिर्फ पेपर सॉल्व करिए। बहुत ज़्यादा IUCN लिस्ट वगैरह देखनी है तो देख लीजिएगा। इस तरह की जो कुछ चीज़ें एकदम लास्ट मोमेंट में रिवाइज की जाती हैं। अदरवाइज आप स्ट्रेस मत लीजिए, एग्जाम में परफॉर्मेंस आपको देने पर अपना ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। और याद रखिए, यूपीएससी में सब सक्सीड नहीं हो सकते, पर लाइफ में सब सक्सीड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा एम जिंदगी में सफल होना चाहिए, सफल होना चाहिए। ठीक है, किसी भी एक चीज़ से इतना दिल नहीं लगा लेना है कि उसके बिना जिंदगी में अब सब कुछ अंधेरा लगने लग जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।